ये वीडियो आपके लिए लाया गया है स्किल शेयर से। नमस्ते, कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो डिस्कॉर्ड ज्वाइन किए थे। मुझे पता था कि शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ मॉडरेटर्स हैं, सब कुछ शांत हो गया है। अच्छा, तो वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्रिप्टो करेंसीज 1980s में कैसे जन्मे थे और फिर हमने उनके 1990s के अंडरग्राउंड स्ट्रगल को फॉलो किया। कुछ लोगों ने जेल की सज़ा का जोखिम उठाया क्योंकि उन्होंने सरकार से पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता में विश्वास किया था। आज हम मॉडर्न बिटकॉइन कम्युनिटी में सिविल वॉर में घुसेंगे और देखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को बैंकिंग इंटरेस्ट ने कॉप्ट कर लिया है। और अंत में हम कुछ थ्योरीज देखेंगे कि सतोशी नाकामोटो कौन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। बिटकॉइन समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि मॉडर्न स्टेट ऑफ बिटकॉइन क्या है। ब्लॉक साइज वॉर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, बिटकॉइन ब्लॉक्स में माइंड होता है। ये ब्लॉक सबसे रीसेंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। इन ब्लॉक्स का साइज मेगाबाइट्स में नापने पर बिटकॉइन के फंक्शंस पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ता है। सतोशी ने ओरिजिनली 1 मेगाबाइट ब्लॉक साइज लिमिट रखी थी बिटकॉइन पर, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह सतोशी चाहते थे कि नेटवर्क पर कोई माइनर बड़ा ब्लॉक ना बनाए जो पूरी सिस्टम को क्लॉक कर दे। समय के साथ ही 1 मेगाबाइट ब्लॉक साइज लिमिट ने बिटकॉइन को स्केल करने में दिक्कत दिखाई जैसे जैसे यूजर्स ऑनलाइन आए। बिटकॉइन सिस्टम का यूज़ करने वाले लोगों का पेमेंट टाइम लंबा हो गया और फीस बढ़ गई। आज तक भी बिटकॉइन सिर्फ 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकता है। कंटेक्स्ट के लिए पेपैल 15 और वीज़ा 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है। लेकिन सतोशी को ये आने वाला था और उन्होंने अपनी ओरिजिनल राइटिंग में ये बताया था कि बिटकॉइन बड़े ब्लॉक साइज के साथ अपडेट होगा जब वो स्केल करेगा। तो यहाँ इशू उठा। कम्युनिटी में एक फंडामेंटल स्प्लिट था। ये सवाल था कि क्या बिटकॉइन लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू है जैसे गोल्ड या क्विक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जैसे कैश। बिटकॉइन डेवलपर कम्युनिटी के अंदर सो कॉल्ड बिग ब्लॉकर्स चाहते थे कि बड़े ब्लॉक साइज हो ताकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सके। इससे बिटकॉइन पेमेंट का मेथड और इलेक्ट्रॉनिक कैश के नज़दीक फंक्शन करेगा। दूसरी तरफ स्मॉल ब्लॉकर्स थे जो बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू मानते थे, जो ट्रांजैक्शन स्पीड और एफिशिएंसी उतनी मैटर नहीं करती थी। उनकी नज़र में ओरिजिनल 1 मेगाबाइट लिमिट ठीक थी। क्यों रिस्क लेना उसे मैस करने का? स्मॉल ब्लॉकर्स के हिसाब से बड़े ब्लॉक्स होने से कुछ कंप्यूटर्स हैंडल नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि इवेंचुअली सिर्फ बड़े कंपनीज पावरफुल कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क डोमिनेट कर लेंगे, मोनोपोली फॉर्म कर देंगे। 2015 में ग्रेविन एंडरसन, जिसे सतोशी ने वैनिश होने के बाद चार्ज में छोड़ा था, और गूगल डेवलपर माइक हार्न मिलकर इस प्रॉब्लम को टैकल करने लगे। उनका सल्यूशन था बिटकॉइन एक्स3 रिलीज़ करना, जो 2 मेगाबाइट ब्लॉक साइज के साथ इक्विप था, जो समय के साथ बढ़ता था और 24 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड केपेबल था। ये प्रॉमिसिंग लग रहा था और कम्युनिटी के माइनर्स इसके साथ थे। अगर बिटकॉइन कम्युनिटी का मेजॉरिटी बिटकॉइन एक्स3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता और अपने नोड्स पर रन कर लेता तो कम्युनिटी अपनी मशीन्स के साथ वोट कर चुकी होती और इशू सेटल हो जाता। लेकिन इसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत विरोध था। छोटे ब्लॉकर्स ने इसे एक धोखा समझा। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बिटकॉइन का दिशा निर्धारित करना चाहिए, ना कि एक लोकप्रिय अभियान। यहाँ से चीज़ें अजीब हो गई। अजीब तरीके से कई कारणों के कारण और कुछ संभव फाउल प्ले के कारण बिटकॉइन एक्स3 आखिर में मास अडॉप्शन नहीं कर पाया। बहुत सारा समर्थन मिला। बहुत सारे माइनर्स खास करके थे जिन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, मुझे बड़े ब्लॉक्स माइन करने में मज़ा आएगा। बड़े ब्लॉक्स में मेरे लिए ज़्यादा पैसा है, तो मैं क्यों उस दिशा में न जाऊँ। अचानक से डॉस अटैक शुरू हो गए। नेटवर्क पर टन्स ऑफ डेटा पुश किया गया, जिससे एक नोड क्रैश हो गया। माइक का पूरा रीजनल ISP डायनन तक डॉस अटैक का शिकार रहा। इन सभी एक्स3 नोड्स को नेटवर्क से बाहर कर दिया गया था। सिर्फ वही ISPs जहां एक्स3 नोड्स थे उन पर डॉस अटैक हुए थे। अजीब तरीके से ऑनलाइन मुख्य रेडिट बिटकॉइन फॉर्म बिटकॉइन एक्स3 के बारे में बात करने वाले किसी को भी बैन कर देगा। माइक हर्न ने 2016 में कहा था कि क्यों बिटकॉइन फेल हो गया। ये फेल हो गया क्योंकि कम्युनिटी फेल हो गई है। ये एक नया डिसेंट्रलाइज्ड रूप होना चाहिए था पैसे का, जिसमें सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और टू बिग टू फेल की कमी थी। वो कुछ और ही बन गया है, एक सिस्टम जो कुछ लोगों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित है।
एंड कोट। अब बिटकॉइन कम्युनिटी में एक स्पष्ट विरोध था। बिटकॉइन डेवलपर्स कम्युनिटी के अंदर स्केलिंग प्रॉब्लम को फिक्स करने की खोज अभी भी जारी थी। सेगवेट या सेग्रीगेटेड विटनेस का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। 2017 में एक्टिवेट हुआ। इसका उद्देश्य था ट्रांजैक्शन डेटा को स्मार्टर तरीके से स्टोर करना ताकि एक दिए गए ब्लॉक पर ज़्यादा डेटा फिट हो सके। बेसिकली उन्होंने क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर को ब्लॉक से हटा दिया, सिर्फ रिसीवर और सेंडर इन्फॉर्मेशन छोड़ दी। इस प्रोसेस ने और डेटा के लिए जगह बनाई। 2017 के अगस्त में कुछ बिटकॉइन डेवलपर्स सेगवे मेथड से खुश नहीं थे, तो उन्होंने एक नया वर्जन काम किया बिटकॉइन का और मेन चेन स्प्लिट की, एक प्रोसेस जिसे हार्ड फोक कहते हैं। रिजल्ट था बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश में सेगवेट का डेटा सेविंग टेक्निक का कोई हिस्सा नहीं था और ब्लॉक साइज बढ़ गया था 8 मेगाबाइट्स तक। इस पॉइंट पर चीज़ें थोड़ी मेसी हो गई। कुछ समय बाद बिटकॉइन कैश के डेवलपर्स और अधिक चेंजेस शामिल करना चाहते थे। एक आदमी था जिसका नाम था क्रेग राइट। उसका मानना था कि ये बिटकॉइन को उसके ओरिजिनल पर्पस से स्ट्रे कर देगा। इंटरेस्टिंगली, कुछ लोग मानते हैं कि क्रेग राइट सतोशी है, लेकिन उस पर बाद में ज़्यादा। 2018 में क्रेग ने चार्ज लिया स्प्लिट करने का बिटकॉइन कैश से, जो होगा बिटकॉइन सतोशी वर्जन या बिटकॉइन SV फॉर शॉर्ट कहलाएगा। इसमें ब्लॉक साइज लिमिट नहीं है और फीचर सुपर लो ट्रांजैक्शन फीस है। बिटकॉइन सतोशी वर्जन कम्युनिटी में एक विश्वास है कि बिटकॉइन SV असली बिटकॉइन है। उनके हिसाब से बिटकॉइन SV टेक्निकली सुपीरियर है मेन स्ट्रीम बिटकॉइन से और वो 2000 टाइम ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फिर भी सिर्फ छोटे हिस्से के प्राइस पर ट्रेड होता है। फेंस की दूसरे साइड पर एंटाइटी कॉइन गीक करंटली कंट्रोल करती है ओवर 51 माइनिंग के लिए उपलब्ध कंप्यूटिंग पावर का बिटकॉइन SV का, जो क्रिटिक्स कहते हैं कि मैनिपुलेशन ले सकती है। दूसरे जैसे वाइटालिक, एथेरियम का क्रिएटर बिटकॉइन SV को एक कंप्लीट स्कैम कहता है। ऑब्वियसली VSP एक कंप्लीट स्कैम है। आज के दिन अंतर विरोध और अलग अलग राय के कारण बिटकॉइन 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गया है: मेन स्ट्रीम बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन सतोशी विजन। लेकिन क्या यदि ये सब फ्रैक्चरिंग कभी नहीं हुई होती? क्या यदि पीछे की तरफ कुछ चल रहा था? 2014 में जब स्केलिंग प्रॉब्लम्स को पूरे स्विंग में डिस्कस किया जा रहा था, एक कंपनी ब्लॉकस्ट्रीम नाम से स्थापित हुई थी। ब्लॉकस्ट्रीम का स्टेटेड पर्पस था कोड एंटरप्राइज को साइड चेन बेचना, एक फिक्सली मंथ फीस चार्ज करना और ट्रांजैक्शन फीस लेना। दूसरे शब्दों में इसका एम था बिटकॉइन नेटवर्क पर स्ट्रेस को रिलीव करना, ट्रांजैक्शन ऑफ चेन करके और फीस माइनर्स की बजाय अपने पॉकेट में डालना। ये ध्यान देने वाली बात है कि साइड चेन बिल्कुल भी ब्लॉकचेन नहीं होती। साइड चेन आमतौर पर इस्तेमाल होती है अंडरलाइंग प्रोटोकॉल्स की कैपेबिलिटीज़ में होल्स पैच करने के लिए। इसीलिए जितना बेहतर बिटकॉइन होता उतना ही अधिक ऑब्सोलीट ब्लॉकस्ट्रीम जैसी कंपनीज होती हैं। मेरे विचार में ब्लॉकस्ट्रीम के इंटरेस्ट में था बिटकॉइन को स्लो रखना और इसीलिए एक छोटे ब्लॉक साइज के साथ। ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्लॉकस्ट्रीम कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। इंटरेस्टिंगली ब्लैकस्ट्रीम CEO एडम बैक हैं, जिन्हें कुछ लोग भी सतोशी नाकामोटो मानते हैं, लेकिन उस पर बाद में ज़्यादा। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मुझे दिखाई दिया कि बिटकॉइन कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉकस्ट्रीम से शक करती थी। कई लोग ब्लॉकस्ट्रीम लाइटनिंग नेटवर्क से इशू उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वादा करती है कि बिटकॉइंस ट्रांजैक्शनल स्पीड को वीज़ा से तेज़ कर देगी, लेकिन किस कॉस्ट पर? ओरिजिनल बिटकॉइन सिस्टम ने वादा किया था नो मिडल मैन, नो ट्रस्ट रिक्वायर्ड। अचानक ब्लॉकस्ट्रीम कॉरपोरेशन ने इन वादों को तोड़ा, तो लाइटनिंग हब्स को फाइनेंशियल रेगुलेशन और रिपोर्टिंग लॉज के लिए सेटअप किया गया था। रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी टू कीप मल्टीपल वेल फंडेड ओपन चैनल्स। फ्रॉड डिपार्टमेंट को ब्लॉकचेन पर नज़र रखने के लिए और थेफ्ट रोकने के लिए सभी जब आप उनके थ्रू हर ट्रांजैक्शन रूट करते हैं तो छोटे फीस लेते हैं। क्या ये सिस्टम फेमिलियर लग रहे हैं? बस टर्म ओपन चैनल को रिप्लेस कर दो चेकिंग अकाउंट से। ये लाइटनिंग नेटवर्क हब्स उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स द्वारा बनाए जाएंगे जिनसे बिटकॉइन चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। बैंक्स बिटकॉइन से लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन नया बैंकिंग सिस्टम बनेगा। बिटकॉइन को नो मिडलमैन चाहिए था, कोई फ्रॉड डिटेक्ट करने वाला नहीं, नो परमिशन टू गिव, नो ट्रांजैक्शन टू रिवर्स, नो फीस टू कलेक्ट, सो इट हैज़ टू बी ब्रोकन टू नीड देम। सच्चाई ये है कि 1 मेगाबाइट ब्लॉक्स जो बिटकॉइन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं
वो पर्पसली डेवलपर्स द्वारा वहाँ रखे गए हैं। एब्सर्डली हाई फीस और लॉन्ग वेट्स ने सोल्यूशन के लिए डिमांड क्रिएट की और सोल्यूशन जो उन्होंने हमें दिया वो बैंकिंग इंडस्ट्री थी। चीज़ें और भी बुरी हो गई जब एंटाइटीज जो ब्लॉकस्ट्रीम को फंड कर रही थी वो ओरिजिनल बिटकॉइन विजन के खिलाफ थे। ब्लॉकस्ट्रीम ने इन्वेस्टमेंट रिसीव की थी $55 बिलियन की AXA इंश्योरेंस से। उस समय AXA का CEO हेनरी दे कास्ट्रस था, एक फ्रेंच बिलियनियर और बिल्डबर्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट जिनके पास ग्लोबल बैंकिंग और कॉर्पोरेट टाइज हैं। उन्होंने ब्लॉकस्ट्रीम को फंड किया। ब्लॉकस्ट्रीम ने डिजिटल करेंसी ग्रुप से भी फंडिंग ली है। कंपनी के सीनियर लोग फेडरल रिजर्व, वर्ल्ड बैंक और मास्टर कार्ड से जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम ग्रास रूट मूवमेंट का नेतृत्व करते हुए एक्सपेक्ट नहीं करते। उन्होंने कोइंडेक्स को भी खरीद लिया है, जो क्रिप्टो स्पेस में एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। एडम बैक को क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि उन्होंने अर्ली बिटकॉइन डेव्स को ब्लॉकस्ट्रीम में हायर किया था। कई लोगों को लगता है कि ब्लॉकस्ट्रीम ने अपने डेवलपर्स के ग्रुप के थ्रू बिटकॉइन के फुल पोटेंशियल को क्रिपल कर दिया सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो क्या बैंक्स ने ब्लॉकस्ट्रीम के थ्रू बिटकॉइन को टेक ओवर कर लिया है? ये एक स्मोकिंग गन नहीं है, लेकिन ये सब बहुत क्यूरियस है। सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के इन्वेंटर का सोडोनिम है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने में बहुत कोशिश की है। उन्होंने एक एनोनिमस ईमेल अकाउंट बनाया है, कभी कोई पर्सनल डिटेल शेयर नहीं की। उन्होंने इतने कम क्लूज छोड़े हैं कि सिर्फ हमें वो फैक्ट्स पर पॉइंट आउट कर सकते हैं जो सबसे लाइकली कैंडिडेट्स को लीड करते हैं। बिटकॉइन का ओरिजिनल कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C+ में लिखा गया था। सतोशी ने 2 लैंग्वेज क्वर्क्स यूज़ किए थे। वो ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ अमेरिकन इंग्लिश के बजाय करते थे और पीरियड के बाद कंसिस्टेंटली 2 स्पेस यूज़ करते थे। ये कॉमन राइटिंग स्टाइल ये हिंट देता है कि सतोशी एक ग्रुप नहीं बल्कि एक सिंगल पर्सन है। हमारा पहला कैंडिडेट सबसे सीरियस नहीं है, लेकिन उसका जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे दूसरे कैंडिडेट से जुड़ा है। सबसे कम लाइकली कैंडिडेट डोरियन नाकामोटो है, जो एक जापानीज़ अमेरिकन फिजिसिस्ट और इंजीनियर है। 2014 में एक न्यूज़ आर्टिकल ने उनकी फ़ोटो पब्लिश की थी, जिससे गूगल सर्च से आसानी से ढूंढा जा सकता है। आर्टिकल ने ये क्लेम किया था कि वो बिटकॉइन के फाउंडर हैं सिर्फ उनके नाम की वजह से। जब उन पर आरोप लगाए गए तो नाकामोटो ने कहा कि उन्हें पहले कभी बिटकॉइन के बारे में सुना ही नहीं था, लेकिन मीडिया अटेंशन जो डोरियन को मिली थी वो अननेसेसरी और डेंजरस थी। धन्यवाद भगवान का, बिटकॉइन कम्युनिटी ने डोरियन की मदद की और कलेक्टिवली 102 बिटकॉइन डोनेट किए। ये डोनेशन अब ऑलमोस्ट $5 बिलियन के बराबर हो गई है। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा, सतोशी ने अकेले काम नहीं किया था। उन्होंने हॉल फिनी, एक क्रिप्टोग्राफर और साइफर पंक के साथ काम किया था। पब्लिक होने से पहले सतोशी ने 1 साल और आधा कोडिंग में बिताया था। अपने काम सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के साथ प्राइवेटली शेयर किए थे। हाल फिनी ने सबसे पहले बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिसीव किया था। कोइंसिडेंटली हाल फिनी डोरियन नाकामोटो के घर के पास ही रहते थे। शायद उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की थी और हाल ने नाकामोटो के नाम को एलियास के रूप में यूज़ करने का फैसला किया था। 2009 में हाल को ALS डायग्नोस हुआ। ये समय तब कोइंसाइड करता है जब सतोशी ईमेल फॉर्म्स में पोस्ट करना धीमा कर देता था। लेकिन अगर वो सतोशी के लिए कोड टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपने कोड पर बग्स क्यों डाले और फिर खुद ही उन्हें सॉल्व किया? बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी के हिंडसाइट में कोई सोच सकता है कि ये एक सोफिस्टिकेटेड प्लॉय था लोगों को सेंट से दूर करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये बिटकॉइन के सबसे पहले दिन थे और ये फ्लॉप हो सकता था और 1 वीक बाद डिसअपीयर हो सकता था। हॉल फिनी ने अपने डेथ बेड पर भी इनकार किया था कि वो सतोशी है और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें पहले बिटकॉइन समझ ही नहीं आया था। दुखद तौर पर हॉल फिनी 2014 में गुजर गए। उन्हें क्रायोजेनिकली फ्रीज कर दिया गया था। अगला कैंडिडेट हमारा पुराना दोस्त निक ज़ैबो है। वो एक फर्स्ट जनरेशन हंगेरियन है और उनके पिता ने 1956 हंगेरियन रेवोल्यूशन में लड़ाई की थी। निक के पास वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस डिग्री है और वो लॉ और इकोनॉमिक में प्रोफिशिएंट थे। निक ज़ैबो ने ऑलमोस्ट हर स्टेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी हिस्ट्री में एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है और उनका बिट कोल्ड इन्वेंशन के साथ कंप्लीट ब्रेक थ्रू होने वाला था। ज़ैबो ने डेविड चांस डिजी कैश के लिए काम किया था, जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पेमेंट लाने का एक अर्ली अटेम्प्ट था। उनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिप्टोग्राफी बेस्ड मनी के लिए डिकेड्स लॉन्ग पैशन है। उन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्सेप्ट को पायनियर करने का क्रेडिट दिया गया है,
जो उन्होंने 1996 पेपर में लिखा था। बिटकॉइन वॉलेट यूज़ होने से पहले प्रोटोकॉल ये था कि आईपी एड्रेसेस का यूज़ बिटकॉइन एक दूसरे को सेंड करने के लिए होता था। सतोशी का आईपी एड्रेस कैलिफोर्निया में था और निक वही एरिया में काम करते थे। एक एक्सचेंज हुआ था सतोशी और एक दूसरे क्रिप्टोग्राफर के बीच में। एक्सचेंज में सतोशी ने रिमार्क किया था कि उनका बिटकॉइन एड्रेस उनके इनिशियल से भी मिलता जुलता है। सभी इनिशियल्स कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो कैंडिडेट सतोशी हो सकते हैं, सिर्फ एक ही इनिशियल मैच होता है, NS। लेकिन इसके विपरीत साइड पर निक ज़ैबो ने सतोशी क्लेम को डिनाई किया है। इसके अलावा बिटकॉइन वॉज कोडेड इन C++ और YDAI। बी मांकी के इन्वेंटर ये कहते हैं कि निक ने C और C++ में ज़्यादा कोड नहीं लिखे। क्रेग राइट शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो एक वेल अकम्पलिश्ड ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं जो कि कई डिग्रीज रखते हैं। उन्हें 2015 में पहली बार नाकामोटो होने का आरोप लगा था। उनका डिफरेंस दूसरे सस्पेक्टेड फाउंडर्स से ये है कि जबकि पहले उन्होंने इसे डिनाई किया, बाद में उन्होंने एक्यूजेशन को ट्रू मान लिया। ग्रेग एंडरसन जो सतोशी के साथ क्लोजली काम करते थे, उन्हें ग्रेग को रियल डील मानते थे। जब ग्रेग ने एक एड्रेस पर डिजिटल सिग्नेचर परफॉर्म किया था जिसे सतोशी के ओन होने का पता था, ग्रेग भी ब्रिटिश इंग्लिश क्लू को फिट करते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश इंग्लिश प्रीटी मच इंटरचेंजेबल है। वियर्ड मैगजीन ने कुछ इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट कलेक्ट किए थे जो उन्हें उनके कंक्लूजन तक ले गए। उनमें राइट्स ब्लॉग के पोस्ट शामिल हैं जो कोइंसाइड और प्रेडिक्ट करते हैं इनिशियल बिटकॉइन पेपर के रिलीज को। कहा जाता है कि राइट और अटॉर्नीज के बीच लीक कॉरेस्पॉन्डेंस भी है जहां वो कहते हैं कि उन्होंने 2009 से बिटकॉइन चला रहे हैं। लेकिन फ्लिप साइड पर जल्द ही वेट और क्रिप्टो कम्युनिटी ने ग्रेग्स स्टोरी में इनकंसिस्टेंसीज पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। टाइमलाइन और भी ब्लरी हो गया जब नई एविडेंस ने ये प्रूव किया कि ग्रेग्स ब्लॉग पोस्ट बैकडेट थी। ये भी अनलाइकली लगता है कि नाकामोटो 7 साल एनोनिमस रहने के बाद सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आए। फर्दर 2020 में ग्रेग राइट्स ने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी अर्ली बिटकॉइन एड्रेसेस की, जिन्हें वो क्लेम करते थे कि ये उनके ओन्ड है, एक ऑनगोइंग कोर्ट केस में। ये एड्रेसेस ब्रीफली इनएडवर्टेंटली पब्लिक बन गए थे। 145 उन एड्रेसेस में से एक इंडिविजुअल ने उसे यूज़ किया था अपने ओन होने का पब्लिक मैसेज साइन करने के लिए, जिससे ये प्रूव हो गया था कि ग्रेग ओनर नहीं थे। मैसेज में लिखा था, कोट, ग्रेग स्टेफन राइट एक झूठा और धोखेबाज है। उनके पास इस मैसेज को साइन करने के लिए कीज नहीं है। ये ग्रेग के सतोशी होने की थ्योरी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन बिटकॉइन SV सपोर्टर्स पूरी तरह से मानते हैं कि ग्रेग सतोशी है। 2020 में यूट्यूब चैनल बेरली सोशेबल की एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से सबसे रीसेंट कैंडिडेट जो राउंड्स कर रहे हैं वो है एडम बैक। एडम ने मेजॉरिटी बॉक्सेस टिक किए हैं और लगभग परफेक्ट मैच लगते हैं, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। एडम ने डिजिटल करेंसी रिसर्च में एक अर्ली पायनियर का काम किया था, जैसे कि एपिसोड 1 में सभी ने किया था, वेडाई, डेविड चाम और हॉल फिनी। एडम के पास एक PhD है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में, जो एक परफेक्ट मैच है। 1997 में उन्होंने हैश कैश इन्वेंट किया था, जो एक सिमिलर सिस्टम है जो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग एल्गोरिथम में बिटकॉइन में यूज़ होता है। दोनों सतोशी और एडम ने ब्रिटिश इंग्लिश लिखी थी और यूनिक डबल स्पेसिंग का यूज़ राइटिंग में किया था। ये एडम की राइटिंग और फॉरम्स में और सतोशी इस पेपर को कंपेयर करके देखा जा सकता है। सतोशी ने कभी कोई इमोशन या क्लू अपनी पर्सनालिटी में दिखाया नहीं, लेकिन एक पोस्ट में जुलाई 10 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि बिटकॉइन को कोट ब्लडी हार्ड टू डिस्क्राइब है, जो एक बहुत ही ब्रिटिश चीज़ है। एडम के सतोशी होने के एविडेंस में ये भी शामिल है कि बिटकॉइन के क्रिएटर और एडम के बीच के मैसेजेस पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं हैं। सतोशी और लगभग सभी लोगों के बीच ईमेल एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एडम के अलावा। एडम कोड्स वेरी वेल इन C++, जिस लैंग्वेज में बिटकॉइन लिखा गया था। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि बिटकॉइन का पहला ब्लॉग द टाइम्स पेपर का एक हेडलाइन इंक्लूड करता था। द टाइम्स एक ब्रिटिश पब्लिकेशन है जो सेंस बनाता है क्योंकि एडम लंदन से थे। एडम को कोड में पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने का ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने इसे एक टी-शर्ट पर प्रिंट करवाया था
और फिर लोग अगर इसे इंटरनेशनली उस टी शर्ट को पहनकर उड़े तो वो इस लॉ को ब्रेक कर रहे थे। 2013 में जब नाकामोटो का वेल्थ एक ब्लॉग आर्टिकल में रिवील हुआ, उसी दिन एटम ने बिटकॉइन फॉरम साइन अप करने के लिए रजिस्टर किया। फॉरम पोस्ट में एटम ये कहते हैं कि ब्लॉग्स ऑथर्स कोट नाकामोटो की डीलिंग के बहुत क्लोज आ रहे हैं। अगर आप एडम को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो बेयरली सोशल यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चेकआउट करें। उसमें कुछ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन एडम ने वीडियो में सारे क्लेम्स डिनाई कर दिए। मुझे एक चीज़ रोकती है सतोशी को एडम मानने से। अगर सतोशी's विजन बिटकॉइन का था, एवरी इंक्रीजिंग ब्लॉक साइज का, तो एडम ब्लॉक स्ट्रीम के थ्रू बिटकॉइन ब्लॉक साइज को स्मॉल रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए? क्यों चाहते हैं एडम कोई भी पैसा? अगर वो सतोशी होते तो शायद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते। क्या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ? मुझे सिर्फ ये लगता है कि शायद एडम ने सतोशी के साथ बहुत क्लोजली काम किया था, लेकिन किसी एक रीज़न या दूसरे रीज़न के लिए उन्होंने बिग बैंक्स को सेल आउट कर दिया। तो सतोशी कौन है? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। अगर आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई क्लूज़ है तो मेरे डिस्कॉर्ड पर मैसेज करें। शायद हम इस चीज़ को क्राउड सोर्स करके साथ में फिगर आउट कर सकते हैं। मैंने एक नया टेक्स्ट चैनल सेटअप किया है सतोशी के डिस्कशन के लिए। सच्चाई ये है कि सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी का पता लगाना बिटकॉइन के सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है। वो इन कैंडिडेट्स में से कोई हो सकता है या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति जो ट्रूली अननोन है अब तक के दिन तक। और इसके साथ हमारा बिटकॉइन सीरीज़ का एंड हो गया। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे फ्री थिंकर्स और 80s और 90s में डिजिटल क्रिप्टोग्राफी को सीरियसली लिया गया था। उनके एफर्ट्स ने बिटकॉइन को एग्जिस्ट होने दिया। इस एपिसोड में आपने देखा कि बिटकॉइन की स्टोरी शायद उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहले लगती थी। अंत में एक और क्रिप्टो करेंसी आ सकता है और ग्लोबल लीडर बन सकता है। चाहे जो भी हो, बिटकॉइन हमेशा पायनियर के रूप में जाना जाएगा। अगर आपने इस एपिसोड में कुछ नई चीज़ें सीखी और आनंद लिया तो आपको शायद आज के स्पॉन्सर पसंद आएंगे। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी। मैं रियल प्रोडक्टिविटी क्रिएट योर आइडल वीक बाय माइकल खानजाना प्रोकॉन देख रहा हूँ, जो स्किल शेयर के को फाउंडर और CEO हैं। उनके पास अपने दिन से सबसे ज़्यादा निकालने और अपने मोटिवेशन को हाई रखने के लिए बहुत सारे सिंपल लेकिन ग्रेट टिप्स हैं, जैसे कि अपने काम पर एक इमेजिनरी कॉस्ट लगाना ताकि आप अपना टाइम प्रायोरिटाइज कर सकें। अगर आप सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या अपनी क्रिएटिविटी एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्किल शेयर एक ग्रेट प्लेस है उसके लिए। पहले 1000 लोग जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे उन्हें स्किल शेयर प्रीमियम मेंबरशिप का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो धन्यवाद इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा। एनीवेज, मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे थे। अगली बार हम अटारी के राइज एंड फॉल पर नज़र डालेंगे। चीयर्स। ओह,